गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरोही सर। बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास का टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें केमिस्ट्री का क्या रोल है। ऐसे भी हम केमिस्ट्री का रोल हर जगह होते हैं। दो बंदे बैठे होते हैं, अरे हस्बैंड वाइफ बैठे हो, वहां भी देखते हैं बड़े खुश हैं, देखो इनकी केमिस्ट्री देखो बहुत बनती है। और दोनों का मुंह चढ़ा हुआ तो बोलते हैं देखो इनकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही है। तो केमिस्ट्री का रोल हर जगह है। और कोई फ्रेंड आ जाता है, कोई दो रिश्तेदार आ जाता है, मूड चढ़ा देता है कोई आदमी, तो लोग बोलते हैं देखो इनकी केमिस्ट्री ठीक नहीं है। और अगला जो आने वाला है वो दुखी हो जाता है उस वक्त, या जो बैठा होता है वो समझ जाता है कि केमिस्ट्री जो सही नहीं चल रही है। तो केमिस्ट्री का रोल दवाइयों के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में भी है, क्योंकि हमारे केमिकल जो होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो लिंक बना हुआ है इनका ब्रेन के साथ, वहाँ हर एक्शन चल रहा है। और फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, सारा एक्शन जो है मुंह के ऊपर आ ही जाता है बच्चों। तो इसलिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो आप सोच रहे होते हैं वो मुंह में सामने आ जाता है। इसलिए डोंट बी ट्राई टू बिकम ओवर क्लेवर। आप ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करोगे तो बेवकूफ़ लगोगे बच्चों। इसलिए केमिस्ट्री के बच्चे होने के साथ साथ याद रखना कि जो भी ईमानदारी से करोगे तो ईमानदारी मुंह पर झलकेगी, और बेईमानी से करोगे तो बेईमानी भी मुंह पर झलकेगी। तो आप बोलो सर आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, आप कोई साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा रहे हो क्या? अरे हम ब्रेन की बात करने जा रहे हैं। और ब्रेन के साथ जो बात हो रही है तो ट्रैंकुलाइजर्स क्या होता है? ट्रैंकुलिटी, पीस की बात कर रहे हैं, अमन शांति की बात कर रहे हैं। दुनिया के नोबेल पीस प्राइज भी होता है, लेकिन पीस दो तरह का होता है। मुंह पर पीस तो है नहीं, दिमाग में पीस है नहीं, देश में पीस है नहीं, और हम बात करते हैं पीस की। तो पीस अंदर से होता है, दिमाग से होता है। तो व्हाट आर ट्रैंकुलाइजर्स? ऐसी दवाइयाँ जो हमारे मन को शांत करें। ऐसी दवाइयाँ जब हम शांत होंगे हमें बड़ी अच्छी नींद आती है, हमारे न्यूरॉन्स बड़े आराम से रेस्ट करते हैं। जब हम शांत नहीं होंगे हमारे न्यूरॉन्स एजिटेशन करते हैं, हड़ताल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि यार हम डिस्टर्ब हैं। When you are disturbed, आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो today's my topic of discussion tranquilizers and hypnotics। अब hypnotics का क्या मतलब होता है? या तो hypnotize, आप गाना सुनते हैं हनी सिंह का hypnotize। तो hypnotize का मतलब क्या होता है? कोई भी hypnotize ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं जिससे नेचुरल नींद आए। अरे ड्रग्स हैं, वो भी ड्रग्स तो ड्रग होती है ना, क्यों लेनी है ऐसे? हम क्यों ना शांति को, ह्यूमन बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज करें, राइट बिहेवियर रखें, तो हमारा दिमाग अपने आप सही होगा और नींद भी सही आएगी, और ट्रैंकुलाइजर लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चों फिर भी क्या करना, आजकल के रोज़मर्रा का जो दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर है, जो बच्चे खिंच के पढ़ते हैं उनको ट्रैंकुलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पढ़ाई को ऐसे खेल समझते हैं, लेकिन जो 24 आवर मोबाइल में खेल रहे होते हैं, हर वक्त उंगलियां चल रही होती है, ऐसे फिंगर चल रही, जैसे वो घराट की पेन पे ऐसे टिक 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 चल रहा होता ना। तो बच्चों एक बात है, पत्थर पे पानी पड़े मुस्तकिल तो घिस जाती है पत्थर की सील। 24 घंटे उंगली ऐसे करते जाओ तो दिमाग भी घिस जाएगा। ऐसे उंगलियां मत चलाइए, जो भी काम करना राइट वे से करिए, खुल के करिए, और एक समय फ्रेमवर्क के साथ करिए, तो आपको ट्रैंकुलाइजर लेने की जरूरत नहीं होगी। मैं पढ़ा तो ट्रैंकुलाइजर रहा हूं, लेकिन आपको इससे पहले ये सुना कि ट्रैंकुलाइजर्स का मतलब ऐसा होता है, ऐसी दवाइयाँ ऐसी मेडिसिन खानी है जिससे हमें हिप्नोटाइज का मतलब नेचुरल बिहेवियर पे आ जाए। हिप्नोटाइज का मतलब नींद आए, लेकिन जैसे नेचुरल नींद होती है। ये तो कि जबरदस्ती से नींद आना, नींद आई है, सपने आ रहे हैं, टेंशन है, रात को भी दुखी, अरे दिन को तो दुखी हो ही हो, सपने में भी दुखी, सपने में भी मुक्के चला रहे हो, सपने में भी गालियां निकाल रहे हो, सपने में भी कुछ ना कुछ हो रहा है एक्शन। इसका मतलब यू आर नॉट नॉर्मल। बिहेवियर चेंजेस, तो बिहेवियर चेंजेस नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब आप ठीक नहीं है। ऐसी दवाइयाँ साइकोथेरेपैटिक, बच्चों थ्रीपैटिक और साइको का में क्या मतलब होता है? थ्रीपैटिक का मतलब मेंटल डिसऑर्डर जो है उसको ठीक करने की दवाइयाँ जो होती है ना, उसको बोलते हैं थ्रीपैटिक। तो थ्रीपैटिक, यहाँ साइकोथेरेपैटिक मेडिसिन्स, दोज मेडिसिन्स विच आर यूज टू गिव कामनेस रिलैक्सेशन टू द ब्रेन आर कॉल्ड साइकोथेरेपैटिक ड्रग्स। इसमें ऐसी बीमारियों में जब बंदे को नींद नहीं आती है सही प्रॉपर, हिप्नोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है उसको। तो दो तरह की नींद है, एक आपको थोड़ी बहुत नींद देते हैं तो 1 डिग्री बोलते हैं उसको। जब आप में से कोई बच्चा नीट पास करके डॉक्टर बनेगा, जब इस क्वेश्चन को वहाँ पढ़ेगा, वहाँ भी ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में डॉक्टर, आप बोले क्या सर आप कौन से अस्पताल वाले डॉक्टर हो क्या? अरे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री 12th वालों को, मुझे पता है ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं, पढ़ते तो हम भी हैं। तो अब जब आप मेडिकल में जाओगे वहाँ क्वेश्चन होगा, वहाँ पढ़ोगे ये क्वेश्चन, इसका मतलब नीट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यूनिट। अब सर व्हाट अबाउट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स? हाँ बच्चों,
नॉन मेडिकल के लिए जेई मेंस के लिए ये यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एडवांस में ये सिलेबस में नहीं है। पहले आप जेई मेंस तो करिए, जेई मेंस पे तो एनआईटी मिल जाता है आपको। जब जेई मेंस करिए तो एनआईटी के लिए तो आपको आएगा ही आए, तो पहले तो जेई मेंस करना है, इसलिए आपको पढ़ना है। जब एडवांस में जाओगे आप, जेई एडवांस की तैयारी करोगे, तब ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। इससे बच्चों नीट वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, बोर्ड के में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो बच्चों हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैंने इसको आउटलुक आपको बता दूं क्वेश्चन की, कि ये ट्रैंकुलाइजर्स हैं, हिप्नोटिक्स का। ट्रैंकुलाइजर्स का मतलब पीस, ब्रेन का पीस। ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है जब नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो आपको गुस्सा भी आता है उस वक्त। नींद प्रॉपर नहीं होगी तो गुस्सा भी होगा, और साथ में क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगी, चिड़चिड़ापन होगा आपका, और पढ़ना किसके बाप का, और आप उसके बाद कई किस्म की और बीमारियां ऐसी खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आप बोलोगे सर फिर हम तो नींद की टिक्कियां खाते रहेंगे। अरे डॉक्टर के पूछने के बगैर मत खाइए। एक फिजिशियन को प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही फिजिशियन लिखे तब दवाई खानी चाहिए। तो कोशिश आपने करनी चाहिए कि जिस बंदे को नींद नहीं आ रही है, पहले तो उसको ह्यूमन मोटिवेट करिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर फिर भी नहीं आती है, अगर हमें लास्ट स्टेज में मारी कि फिर मेडिसिन उठाएं, क्योंकि इसके दो तरह की नींद है। एक तो किसी को भी नहीं आती, थोड़ी बहुत दिन को टेंशन हो गई नींद नहीं आती है। एक होगी फिर कंटिन्यूसली नींद नहीं आना, तब हमें इनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो ये सारी दवाइयाँ जो है मेंटल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा टॉपिक आता है अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। जो पेपर में आपने लिखना है, ट्रैंकुलाइजर आ हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स का मैंने इंग्लिश मीनिंग आपको बता दिया कि नेचुरल की तरह, नेचुरल नींद नहीं आना। नेचुरल जैसे नेचुरली बंदे को नींद आती है, मस्त होकर सोता है, कराटे मारता है, वो होती है नेचुरल नींद। सोया है, सपने में भी लते मार रहा है, मुक्के मार रहा है, वो इसका मतलब ह्यूमन बिहेवियर बंदे का चेंज है। और आजकल वही लोग हैं, और कौन लोग हैं जो 24 टिक 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 उनके मोबाइल चल रहे हैं, और बात भी नहीं करनी। बात करो तो तब भी मोबाइल, दफ्तरों में जाइए, आप घरों में जाइए, जहां देखिए उंगलियां मोबाइल के ऊपर है। हेलो हाय तक करके राजी नहीं है, गुड मॉर्निंग करके राजी नहीं है, एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है। दे आर, वो भी एक किस्म के यही पेशेंट बने हुए ट्रैंकुलाइजर हिप्नोटिक्स के पेशेंट्स हैं ये। तो अब हम आते हैं ट्रैंकुलाइजर्स हिप्नोटिक्स क्या, तो द केमिकल्स विच ब्रिंग अबाउट रिड्यूस्ड मेंटल टेंशंस। अब मेंटल टेंशन होगी तो वो केमिकल देने, ट्रैंकुलाइजर देने, ताकि उनके दिमाग को शांति मिले। रिलीव एंग्जाइटी, उनको फिक्र पड़ी हुई है। किसकी फिक्र है? पेपर है किसी बच्चे का 2:30 बजे, और साहब 11 बजे उठ रहा है, और 12 बजे रोटी मांग रहा है, 2 बजे सर खुरक रहा है, और 2:30 बजे पेन ढूंढ रहा है, माँ से पेन दे दे, पेपर देना है। अरे उसको एंग्जाइटी टेंशन नहीं होगी तो उसको ट्रैंकुलाइजर नहीं देना तो करना क्या? ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो जाग जाएं। जागो जागो बच्चों, टाइम के जागिए। द केमिकल विच ब्रिंग अबाउट रिड्यूस मेंटल टेंशन, रिलीव एंग्जाइटी and result in a more calm outlook without producing any marked degree of sedation or hypnosis, without grossly alternative level of consciousness are called tranquilizer। ऐसी दवाई, बंदे को अब नींद नहीं आ रही, टेंशन तो हो गई है, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो ही गया, अब हमने उसको दवाई देनी है। जो दवाई ऐसी सिचुएशन में हम देते हैं, बंदा नॉर्मल नींद पर आ जाए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। आप बोलो खाई दवाई टेंशन की तो आंखों में प्रॉब्लम हो गई, या कि टांग में दर्द हो गई, या पेट में दर्द हो गई, या लूज मोशन ही लग गए, ऐसी दवाई भी नहीं खानी है। साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए ऐसी दवाई का, और आपका नींद भी प्रॉपर आ गई और बिहेवियर चेंज भी ठीक हो गया। ऐसी दवाई को हम ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। तो बच्चों आता है ट्रैंकुलाइजर्स आर इफेक्टिव इन सच मेंटल डिसऑर्डर्स। अब है तो डिसऑर्डर ना, मेंटल इज नॉट वर्किंग इन ऑर्डर। सो आपको नींद नहीं आ रही, भाई मेंटल ऑर्डर में नहीं है, ऐसी नींद नहीं आ रही, इससे आपकी स्माइलनेस गायब हो गई है, आपके चेहरे से रौनक खत्म हो गई है। आजकल तो सबके चेहरे पे थोपड़े बने होते ना, कहाँ यार, कहाँ से आनी रौनक? जब समय पे तुम काम नहीं करो तो रौनक कहाँ से आई? रोना तो है ही है बच्चे। रौनक उन्हीं को आते हैं जो मुसाफिर शब से उठते हैं, मंजिल दूर जाना हो, जो अर्ली इन द मॉर्निंग जागते हैं, रात को पता होना चाहिए मुझे सुबह क्या करना है, और सुबह पता होना चाहिए मुझे शाम को क्या करना है, और अपने काम में बिजी रहते हैं। ऐसे लोग बीमार नहीं होते हैं, ऐसे लोगों की उम्र भी पूरी होती है और जीते हैं ऐसे लोग बिंदास होकर। सोए हैं घोड़े बेचकर और 12 बजे उठ रहे हैं, और उसके बाद जो सामने आया दे गफे। ऐसे बच्चों की मेंटल डिसऑर्डर नहीं तो और क्या होता है। इसलिए जाग जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ करना है, बीमारियों से बचना है, कुछ दूसरों के लिए मत कुछ करिए, अपनी बीमारियों से तो बचिए। फिर दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने गाली दी, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। कोई किसी की वजह से दुखी नहीं है। दुखी अगर इंसान है तो अपने डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन की वजह से दुखी होता है। इसलिए दवाइयों से अगर बचना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए, और अगर फिर भी अगर ऐसा हो ही जाता तो फिर ले लीजिए भाई ट्रैंकुलाइजर्स।
तो अब आता है बारी, द ट्रैंकुलाइजर्स आर इफेक्टिव इन सच मेंटल डिसऑर्डर व्हेन ऑर्डिनरी हिप्नोटिक्स, ऑर्डिनरी हिप्नोटिक्स में हिप्नोटिक्स का मतलब तो नींद आना, नेचुरल नींद, और सिडेटिव फेल, जो ऑर्डिनरी सिडेटिव और हिप्नोटाइज फेल हो जाते हैं हम ट्रैंकुलाइजर देते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स। मैंने वही थेरेपैटिक का मतलब है आराम देने वाली, और साइको का मतलब दिमाग को आराम देने वाली ड्रग्स हम देते हैं। कौन सी? टू पावरफुल ड्रग्स कॉल्ड, कौन सी? एक का नाम है रेसरपिन, RESCRPIN, याद रखिए नाम, एंड एल्कोलाइड, एंड दूसरा CHLOR, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरो नहीं है क्लोर है, CHLORPROMAZ है, क्लोरप्रोमाजिन वर इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। ये दो दवाइयां सबसे पहले इंट्रोड्यूस, आप भी चल रहे, आज भी चल रही है। आप बोलो सर हम कौन से डॉक्टर हैं यार, हम कौन सी दवाइयां याद करेंगे यार, दो तो हैं। क्योंकि एवरीडे लाइफ में कॉमन है, जब नींद नहीं आई तो आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को पूछ के लेनी चाहिए आपको, खुद नहीं लेना, खुद कुछ नहीं करना है। वर इंट्रोड्यूस साइमल्टेनियसली द अदर ड्रग्स इन कॉमन यूज, और दूसरी जो दवाइयां हैं वो हैं बारबिटूरिक एसिड एंड इट्स 5,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, उनको बारबिट्रेट बोलते हैं। देखिए ये बारबिट्रेरिक एसिड है, ये बारबिट्रेल है, ये बारबिट्रेरिक एसिड से बना हुआ है, और इसके 5 नंबर पर देखिए 1 2 3 4, और इसके ये डेरिवेटिव्स इसके, ये यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर 2 तरह के इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके डेरिवेटिव्स हैं, डाई डेरिवेटिव्स हैं। ये भी बारबिट्रेरिक एसिड से बनी हुई दवाइयाँ हैं। अब बारबिट्रेट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसे नींदर आती है, भाई नींद आती है, लेकिन नींद भी 2 तरह की है। अब आप जब डॉक्टर बनोगे ना बच्चों, वहाँ नींद को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 1 2, 0 मीन्स थोड़ी बहुत फर्क है। 1 प्राइमरी, जब आपको प्राइमरी स्टेज पर नींद काम आ रही है तो हमें दवाई देने की जरूरत नहीं, जब सेकेंडरी पर पहुंचे हम दवाई पर आते हैं। और इसका बिहेवियर चेंज आप ठीक करिए, दवाई की जरूरत ही नहीं रहती है। जितना डिप्रेशन चल रहा है वो नींद के कारण हो रहा है, नींद प्रॉपर नहीं है। अब सर फिर खुला सो जाएंगे कुंभकर्ण की तरह, अरे एक्सेस नींद से तो बिल्कुल आप बर्बाद हो जाओगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको डिसिप्लिन वे से ही चलना होगा। अब आता है बच्चों नेक्स्ट, अब मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ इसको कि आपको नींद पर भाषण दे रहा हूँ या आपके मोबाइल के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं ये ट्रैंकुलाइजर पढ़ रहा हूँ। ट्रैंकुलाइजर में जो याद करना वो ये चीज़ है, लेकिन जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। द ड्रग्स इन कॉमन यूज आर बारबिट्रेरिक एसिड्स एंड इट्स 5, ये बारबिट्रेरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, उसमें आता है डेरिवेटिव्स बारबिट्रेट सच एज वेरोनल। देखिए ये वेरोनल का फार्मूला है। अब सर इतने बड़े फार्मूले क्यों याद करने हैं हमने, लिख लो ना नाम। अब शैलो नाले रखोगे ना मारोगे, जब पेपर की बात आएगी वहां शैलो नाले, वहां क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द बुक, जो सिलेबस में कहीं से पूछा जा सकता है। एक लाइन का याद करना, ठीक है, हो जाएगा बोर्ड पास, फिर क्या हो गया। अरे कहीं जेई मेंस भी देना नहीं, कहीं नीट भी देना नहीं, कहीं बैठना भी है नहीं इंटरव्यू पर। IPNs की पोस्टें निकली जेके में, रिटर्न टेस्ट, और पोस्टें कितनी है ही नहीं के बराबर हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की पोस्टें आ रही हैं। कंपटीशन इतना हाई है, स्टूडेंट इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स है। आप सोचिएगा आपको बड़ा ऑफिसर बनना है तो कंपटीशन भी उस हिसाब से लड़ना होगा आपको। तो अदर ड्रग्स इन कॉमन आर बारबिट्रेट एसिड, ये आ गई इसमें। अब देखिए मैं सच एज वेरेनॉल, एमिटॉल। एमिटॉल जो है देखिए यहाँ पर है, ये एमिटॉल, ये बारबिट्रेट वेरेनॉल की तरह ये एमिटॉल भी होती है। ल्यूमिनल, कुछ फार्मूले दिए कुछ के नहीं दिए हैं। इक्विनल का ये लंबा चौड़ा फार्मूला, आजकल इक्विनल बड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये उसका लिब्रियम, डाइज़ापाम, ये डाइज़ापाम है, ये नींद्र की सब टिक्कियाँ हैं। और उसका वैलियम भी है इसी की तरह है। काम्पोज, काम मने आराम, काम्पोज से आराम मिले। लेकिन ज़्यादा कुछ लोग क्या करते हैं, अरे दुनिया में बड़ी किस्म की वराइटियाँ हैं, नींद नहीं आई, आज मैंने 2 मुठियाँ भर के दवाई लाई थी, रात को 7 खाई, सुबह 8 खाई, और दूसरे दिन शमशान घाट पहुँच गए। ऐसे मत करिएगा, ऐसे फूलिशनेस मत करिएगा। कोई भी टेबलेट पहले नींद की खानी नहीं होती है, और खानी है तो डॉक्टर के पूछ के खानी है और कितने दिन की खानी है, वरना ये बहुत हार्मफुल भी हो सकती है। अब बच्चों देखिए ये फार्मूले इन्हीं दवाइयों के हैं। अब फार्मूले जितने याद रह सकते हैं रखिए। अब ये बारबिट्रेरिक एसिड, अब ये आता है इक्विनॉल। देखिए मैं यहाँ लिखा, इक्विनॉल इज इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूज इन डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन दिस डेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इक्विनॉल वाली। कोई लंबा जोड़ NH2CO, ये 5-7 दवाइयाँ सर याद रखें। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज कैन बी क्लासिफाइड। मेंटल डिजीज के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उनको क्लासीफाई करिए आपने। पहले नार्कोटिक्स, दीज आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक एंड डिप्रेसेंट। देखिए एनाल्जेसिक दर्द भी ठीक करेगी और डिप्रेशन भी ठीक करेगी। डिप्रेशन होगा मूड खराब है जी, लेकिन मूड खराब होने का मतलब है कि दिमागी नुक्स है।
इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड टेंशन। एंग्जाइटी टेंशन वही नींद के कारण आ रही है। फॉर एग्जांपल इसका पिथिडीन्स, हीरोइंस, ओफीम एक्स्ट्रा। लेकिन ये ड्रग्स हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग है। डोंट टेक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अगर लेनी है, बड़ी मजबूरी है ना, हद हो गई ना, तभी लेनी है नारकोटिक्स, वो भी डॉक्टर को पूछ कर, अदरवाइज नहीं। तो बच्चों थोड़ा सा आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी जल्दी शॉर्ट स्क्रीन, शाबाश, गुड बॉयज, टेक द शॉर्ट स्क्रीन। और उसके बाद जैसे आप शॉर्ट स्क्रीन लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में 2-4 ग्रुप और हैं, फिर आपको मैं वो वाला लिखा देता हूँ। तो हम कंटिन्यू करें ट्रैंकुलाइजर्स में। तो नाउ हम आते हैं हिप्नोटिक्स पर। तो हिप्नोटिक्स में मैंने पहले बच्चों आपको बता दिया कि हिप्नोटिक्स का मतलब नेचुरल नींद आना है। ऐसी दवाई दी जाए कि बंदा जैसे नेचुरल नींद आती है वैसे ही नेचुरल नींद आ जाए, उन दवाइयों को बोलते हैं हम हिप्नोटिक्स। दीज आर ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर में दवाइयाँ हैं ना कॉमनेस की, यूज टू रिड्यूस एंग्जाइटी एंड मेंटल टेंशन। हिप्नोटिक्स में एंग्जाइटी होगी तभी नींद नहीं आएगी, मेंटल टेंशन होगी तभी नींद नहीं आएगी। तो हम हिप्नोटिक्स जो होती है ये बड़ी स्ट्रांग दवाई नहीं होती है। इसमें ये होता है कि बंदे को नेचुरल नींद आ ही जाती है थोड़ी बहुत लेने के साथ, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए ये। अब आता है सिडेटिव्स क्या होते हैं बच्चों। बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन जब आ जाती है, टोटल नींद चला गई है और उसके बाद कहता मेरी नींद बिगड़ चुकी है सारे बुरे तरीके से। जब बंदे की नींद बिगड़ जाती है तो फिर उसका रेन चेंज नैन सब बिगड़ जाते हैं, हालात ख़राब हो जाते हैं उसके। तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं। फिर बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, कभी एग्रेशन में आ जाता है, बड़े गुस्से में हो जाता है, कोई भले हो जाता है। तो इस किस्म की सिचुएशंस में सिडेटिव का इस्तेमाल करें। नॉर्मल हालत में सिडेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इनके डिप्रेशन केस में ही किया जाता है। बंदा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही टोटल लूज हो जाता है, हर चीज़ से डरता है, जो भी करना डरता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डर ही डर उसके अंदर बैठ जाता है। उस सिचुएशन में सिडेटिव देते हैं। इट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आप बोलोगे सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम तो नॉन मेडिकल के बच्चे, मेडिकल वाले तो जानते होंगे बच्चों। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स का एक सिस्टम होता है, पूरा नर्वस सिस्टम होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारी यहाँ पर ये, और ये दिमाग से जुड़ती है और इसके अंदर पूरा एक नेटवर्क है। अब बोले सर क्या वायर बिछाई है केबल वालों ने क्या? हाँ, केबल ही समझिए किस्म का। इससे पूरा एक सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स मूव करते हैं जो सिग्नल्स लेते हैं ब्रेन को, और ब्रेन्स के अंदर उस तरह से जब डोपामीन एक कंपाउंड होता है, जब बहुत ही काम बनता है वो, तो डिप्रेशन बनना शुरू हो जाता है। तो उससे बंदे को नेगेटिविटी आते आते तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। तो उस वक्त ये दवाई ली जाती है सिडेटिव्स। तो इट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज डिप्रेसेंट। दीज आर यूज्ड फॉर द वायलेंट मेंटल पेशेंट्स, वायलेंट गुस्से वाले, एग्रेशन वाले, उस वक्त ये दवाई देनी होती है। इट इंड्यूसेस द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, फीलिंग और रिलैक्सेशन। इट इंड्यूस, ये बढ़ाती है, थोड़ी बंदे को रिलैक्सेशन आता है ये दवाई खाकर, कॉमनेस, थोड़ा रिलैक्स फील करता है, एंड्रोजिनस, और उसके बाद क्या होता है ड्रोजिनस जो होती है रिड्यूस करता है ये। सम कॉमन सिडेटिव्स आर वैलिम, ये दवाई है वैलिम, VALIUM, एंड बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स में दूसरी दवाई आती है। यानी कि सिडेटिव्स तभी लेने हैं जब डिप्रेशन हो जाता है बंदे को, और ये बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस है, उस वक्त ये ली जाती है। 2 फेमस दवाइयाँ मैंने लिख दी। अब आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन के खिलाफ दी जाए, एंटी डिप्रेसेंट। अब वो क्या है? अब बोलो सर वो भी तो वही थी आपने बोला, लेकिन इसमें मैंने बोला इसमें नींद टोटल लॉस हो चुकी है, तब एग्रेशन में आया हुआ बंदा, ब्रेन को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। ये एंटी डिप्रेसेंट है, बंदा ऐसे ही डिप्रेसेंट में चला गया, हो नींद ही आ गई इसमें। ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट्स हैविंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस लैक हो जाता तो ये ठीक बंदा भी होता है। कोई बड़े बड़े ठेकेदार है, ठेके में घाटा लग गया तो फिर ये बंदा डिप्रेशन, इनको ये ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं वो लोग। बहुत सारे बंदे, किसी को घर में झगड़ा हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हुआ किसी वजह से, ये भी एंटी डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड मूड बूस्टर्स। मूड खराब हो गया, लेकिन एक मूड ऐसे भी होता है, सुबह सुबह आज रोटी अच्छी नहीं मिली तब भी मूड खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। मगर दीज आर आल्सो कॉल्ड मूड बूस्टर्स। इट इंड्यूसेस मूड बूस्टर्स, इट इंड्यूसेस द फीलिंग्स ऑफ वेलबींग। और ये टेबलेट खाने से थोड़ी बंदे को वेलबींग अच्छा लगना शुरू हो जाता है। सम एग्जाम्पल्स आर, इसकी एग्जाम्पल्स कौन सी? विटालिन, और दूसरी है मिथाड्रिन एंड कोकिन। ये 3-4 किस्म की फेमस दवाइयाँ हैं जो बच्चों ये ली जाती है एंटी डिप्रेसेंट पर। आपने दवाई के नाम और कुल मिलाकर ट्रैंकुलाइजर का टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर। मोटी मोटी दवाइयाँ याद करिए, मीनिंग पता करिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर के बाद। इसको पास करिए और साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये टॉपिक तो हो गया आपका ट्रैंकुलाइजर का ख़त्म। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट स्क्रीन मिल लीजिए और उसके बाद मिलते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर्स पूरा हो चुका है।
अब ट्रैंकुलाइजर की आपको समझ आ गई है। उसमें ट्रैंकुलाइजर्स के अंदर आपको सबसे बड़ी जो मेन चीज़ आई वो था नींद का आना, और नींद प्रॉपर नहीं आने के कारण आपको दिक्कत हुई थी। तो जिनको नींद प्रॉपर नहीं आती थी तो उनके लिए हमें ट्रैंकुलाइजर दिए थे उनका जो डिस्टर्बेंस हो जाता है मेंटल बैलेंस, जिससे डिप्रेशन भी हुआ था। और ट्रैंकुलाइजर्स में नींद नहीं आने को इंसोम्निया, MNIA, नींद नहीं आने को बोलते हैं इंसोमिनिया। इंसोमिनिया के कारण सारे कारण हुआ, तो उसी के कारण आपने दवाई, तो इंसोमिनिया में नींद का नहीं आना, तो उस तब हम ट्रैंकुलाइजर्स लेते हैं। तो अब ट्रैंकुलाइजर्स के साथ साथ दूसरी बीमारी पे आ जाते हैं, वो है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी होती है कि इसको काज करने का कारण होता है फीमेल एनाफिलीज। बच्चों मच्छर तो बड़ी किस्म का होता है। एक मच्छर होता है उसको बोलते हैं एनाफिलीज स्पीशीज़ है, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए खास करके, मेडिकल वालों को तो बड़ा अच्छा नॉलेज है उसका। तो एनाफिलीज जो होता है ये फीमेल एनाफिलीज है। ये मच्छर, आप बोलो सर मेल क्यों नहीं काज करता है, फीमेल ही क्यों काज करता है? फीमेल मच्छर के पेट में जो होता है एनाफिलीज, उसके अंडे जो होते हैं उनके लिए डाइट पूरी नहीं हो पाती है, तो फूलों से काम नहीं चलता है, उसको खून चाहिए होता है, इसलिए खून खींचता है वो। और जब ये मच्छर काटता है तो जहाँ बैठेगा वहाँ सबसे पहले थोड़ा सा अपना सलाइवा फेंकेगा और वो उस जगह को बेहोश करेगा। लोकल एनेस्थीसिया बोलते हैं इसको। जहाँ कट मारेगा पहले उस जगह पर थोड़ा सा थूक फेंकता है ये, और थूक फेंकने से वो जगह बेहोश हो जाती है, सुन्न हो जाती है, और बंदे को तो पता नहीं चलता। फिर अब बड़े आराम से सुई निकालता है अपने मुंह में से, और वहाँ सुई से जैसे जहाँ सुई मारता है, और उस थूक में खासियत ये भी होती है कि जिस वेन को पंचर करता है वो पंचर करने में वरना ब्लड क्लाटिंग हो जाती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाता है, लेकिन जितनी देर वो खून वहाँ रहता है, वो सलाइवा वहाँ रहता है मच्छर का, उतनी देर वहाँ कोगुलेशन नहीं होता है। यानी कि वो पंचरिंग जो है, पंचरिंग का ये फ़ायदा है कि वो खून उतनी देर जब तक मच्छर का पेट नहीं भर जाता है तो खून वहाँ से सुई चुपो के रखता है, निकाल देता है, और अपना पेट भरा और मच्छर वहाँ से उड़ जाता है। और उड़ने के बाद हमें फिर पता चलता है कि मच्छर जो है हमें काट गया, खून निकल रहा। कोई कई बंदे बोलते हैं यार तू कैसा बंदा, पता नहीं लगा तुझे खून निकल रहा मुंह से, तुझे मच्छर ने काट लिया, पता नहीं चला। मच्छर के काटने का बच्चों पता नहीं चलता क्योंकि वो पहले उस जगह को बेहोश कर देता है। तो इस तरह से क्या करता है, मच्छर के पेट में एक पैरासाइट होता है, पैरासाइट होते हैं जो दूसरे के खून पर पलते हैं, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम जो मच्छर के पेट में आता है, आधी लाइफ उसके मच्छर के पेट में होती है। जब मच्छर के पेट में से मुंह पर आ जाता है, मच्छर के थूक में आ जाता है, और जैसे ही वो पंचर मारने के लिए थूक डालता है दूसरे हेल्दी पर्सन के बीच में, तो वो उसके जरिए मच्छर जो है दूसरे बंदे के खून में प्लाज्मोडियम डाल देता है। अब वो बंदा इन्फेक्टेड हो गया जिसके प्लाज्मोडियम हो गया, अब वो बंदा बीमार हो गया। अब मच्छर जब उस बंदे को काटेगा, अब क्यों काटेगा, फिर वही बात है, फीमेल एनाफिलीज आएगा, उसको भूख लगी, उसको खून चाहिए, जब वो चूसेगा खून तो फिर उसके पेट में दोबारा आ जाएगा, वो वहाँ से जो प्लाज्मोडियम मच्छर के पेट में आ गया, आधी लाइफ उसने मच्छर के पेट में काटे। अब उसके बाद फिर जब उसे काट रहा फिर दूसरे बंदे को डालेगा ऐसे ही। तो अब मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो रहा है एक बंदे से दूसरे बंदे में। तो इसलिए बच्चों मच्छर काटने से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो रहा है। तो प्लाज्मोडियम जब चला गया किसी के शरीर में तो वो क्या करता है, वहाँ पर बीमारियाँ फैलाता है। और बीमारी क्या होती है, बंदे को फीवर होता है। और फीवर क्या होता है, 3 दिन के बाद बुखार आएगा, हर तीसरे दिन के बाद एक बार आएगा, यहाँ तो डिफरेंट टाइम 72 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, इस तरह से बीमारियाँ फैलती है मच्छर के काटने से। तो मच्छर के काटने से जो बीमारी होती है उसका नाम है मलेरिया, MALARIA। तो इसमें हाई फीवर हो जाता है बंदे को। और मलेरिया से बचने के लिए जो दवाई है वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो एंटी मलेरिया ड्रग्स, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई जब मच्छर काटता है तो पहले तो हो ही नहीं मच्छर, आप बोलोगे हम 100% ट्रीटमेंट मच्छर का करना चाहते हैं सर, तो कोई तरीका बताइए। तो मच्छर से बचने का एक ही तरीका कि घरों के नज़दीक पानी मत जमा करें, क्योंकि मच्छर अंडे देता है उस पानी में। घरों के नीचे स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, खड़े हुए पानी में मच्छर के अंडे होते हैं, तो वहाँ से ये फैलता है। और फिर जब मच्छर काटता है हेल्दी पर्सन को तो वहाँ ये प्लाज्मोडियम फेंकता है, फिर एक बंदे से प्लाज्मोडियम ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे में। तो मच्छर से काटने से जो बीमारी होती है, और मच्छर भी कौन सा, फीमेल एनाफिलीज, उस बीमारी का नाम है मलेरिया। और वो मलेरिया मच्छर नहीं फैला रहा, मच्छर तो ट्रांसमिटिंग एजेंट है, बीमारी फैलाने वाला है प्लाज्मोडियम। तो बच्चों अब हमें कैसे एक तो आप बोलोगे फिर अच्छा इलाज क्या है इसका, तो बीमारी तो एक तो हम DDT फेंक के, अगर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर नालियों में या घरों के नज़दीक पानी इकट्ठा नहीं होता, मच्छर ही नहीं होगा तो बीमारी भी नहीं होगी, और जब मच्छर हुआ तो फिर तो ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा। तो बच्चों एंटी मलेरिया ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, मच्छरों के मारने वाले ड्रग नहीं है,
एंटीमलेरिया ड्रग्स वो है कि जो हो गई बीमारी तो उससे कैसे हमें बचना है। तो एंटीमलेरिया ड्रग्स, मेडिसिन यूज टू ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग मलेरिया फीवर आर कॉल्ड एंटीमलेरिया, एंटीमलेरिया ड्रग्स। तो ऐसी बच्चों, ऐसी दवाइयाँ जो मच्छर के काटने की वजह से हमें फीवर हो जाता है, उस फीवर को कम करें, उसको एंटीमलेरिया ड्रग्स बोलते हैं। ओरिजिनली पहले जो दवाई दी जाती है वो थी क्विनिन, QUININ, क्विनिन एंड अल्कोलाइड था। ये वाज दी ओनली ड्रग नोन टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया। तो मलेरिया के अगेंस्ट यही एक दवाई थी हमारे पास, क्विनिन ही देते थे और किसी से मलेरिया फीवर हटता ही नहीं था। मलेरिया इज़ हाईली वाइड स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाई, ये बहुत खतरनाक, ये बड़ी फैलने वाली बीमारी है और फैलती किससे? मच्छर के काटने से, और मच्छर काटने से कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाई स्पोरोजोआ, SPORO, स्पोरोजोआ ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। मैंने कहा ना मच्छर के मुंह में आया प्लाज्मोडियम, उसने हेल्दी बंदे को पंचर करके उसने खून, मच्छर का काम, मच्छर को कोई जिद थोड़े थी बंदे के साथ, मच्छर ने खून चाहिए था अपने एग जो पेट में ग्रो कर रहे थे उनको एग के लिए खून चाहिए था, और वो खून खींचना था उसने, और खून खींचने के लिए उसने उसको पंक्चर करना था, तो उसको वेन को, और बोले सर पंचर करना था तो फिर बंदे को थोड़ा बेहोश भी करना पड़ेगा, उन्हें कहाँ पंचर करना देगा। तो उसने पंचर करने के लिए जब उस पाइप को खोला, वेन को खोला, तो साथ में ब्लड कोगुलेशन हो जाता था। तो उस थूक के जरिए मच्छर का जो प्लाज्मोडियम जो था, ये यहाँ लिखा गया स्पोरोजोआ जीनस की प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोआ है उसकी जीनस प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बंदे के अंदर चला गया और उस प्लाज्मोडियम ने बुखार पहुंचा दिया अंदर। इट इज कैरेक्टराइज क्लिनिकली बाई पीरियोडिक फीवर। अब पता कैसे चलेगा डॉक्टर को कि भाई मलेरिया हो गया? अगर आपको टूट के बुखार आ रहा है, 24 घंटे के बाद आ रहा है, 48 घंटे के बाद आ रहा है, 72 घंटे के बाद फीवर, हाई फीवर आ रहा है, फिर दिन को आप ठीक हो रहे, तो पीरियोडिकल में रुक के आप समझना है कि मलेरिया है। पीरियोडिकल फीवर, अनीमिया एंड एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, खून की कमी हो रही है, एंड एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर बड़ा हो रहा है आपको, स्प्लीन बड़ा हो रहा है। द 4 स्पीशीज, अब वो प्लाज्मोडियम की भी 4 जाते हैं, 4 स्पीशीज हैं इसकी। पहली है प्लाज्मोडियम विवैक्स, दूसरी है प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीसरी है प्लाज्मोडियम ओवेल, और चौथी है प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम। ये 4 तरह के स्पीशीज हैं, यानी कि मच्छर ने तो प्लाज्मोडियम फेंका, लेकिन वहाँ भी 4 वैरायटी का प्लाज्मोडियम है। तो एक मैंने बोल दिया कि विवेक्स है, दूसरा मलेरिया है, तीसरा वेल है, और चौथा फैल्सिफरम है। कौन सा प्लाज्मोडियम एंटर कर रहा है, और एंट्री के थ्रू, एंट्री डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। मैंने पहले ही बोला कि मच्छर के पेट में आधा सिस्टम है इसका, और मच्छर के पेट में जब इसका डेवलपमेंट होगी तो फिर मुंह पर आ जाता है स्लाइवा में। जैसे ही मच्छर ने पंचर मारा तो फेंक दिया दूसरे बंदे को, इस तरह से अब पहुंच गया मच्छर बंदे के, हेल्दी बंदे के अंदर। अब बंदा बीमार हो गया, और बीमारी भी कैसी है? फीवर आएगा, हाई फीवर है। कब आएगा? ब्रेक के बाद आएगा, 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे इस तरह। और रिस्पॉन्स फॉर मलेरिया इन ह्यूमन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया भी 4 तरह का हो गया। बोले मलेरिया हो जी, जो डॉक्टर को बोले कौन सा मलेरिया हो, देखेगा भाई विवैक्स के कारण हुआ मलेरिया, वेल या फैल्सिफरम किसके कारण हुआ। अगर वो डॉक्टर पूछे फीवर कब आता है, वो आपसे पहले हिस्ट्री पूछता है। फीवर ऑन अल्टरनेट में एक दिन छोड़, आज फीवर आया, फिर कल नहीं आएगा, परसों आएगा, तो डॉक्टर बोलेगा विवेक्स है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होगा फीवर वंस इन 3 डेज, 3 दिन में एक बार फीवर आएगा, एक बार आएगा। तो इसका मतलब ये वाला है मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला। प्लाज्मोडियम वेल में फीवर वंस इन 3 डेज, इसमें 3 दिन के बाद फीवर आए। इन दो में से इनके दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे। अब प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम के कारण फीवर हो रहा है, तो ये 4 दिन के बाद एक बार होगा, तो ये 72 घंटे के बाद फीवर होगा। वही मैंने कहा 24 घंटे, 72 घंटे, 48 घंटे, इस तरह सिस्टम है। अब चॉइस किस पर, ये देखकर कौन सी दवाई दें। चॉइस ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ इट्स एक्शन ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट वेरियस ड्रग्स आर यूज। अब मलेरिया का पैरासाइट का लाइफ साइकिल, मैंने कहा आधा लाइफ साइकिल जो है वो बंदे के शरीर में है, और आधा लाइफ साइकिल जो है मच्छर के पेट में है। अब किस साइकिल में है उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट है। तो एक दवाई है, देखिए इसका नाम है प्रीमाक्विन, PRIMA, प्राइमाक्विन, QUIN, क्विन। इट डिस्ट्रॉयज स्पोरोजाइट्स, स्पोरोजाइट मैंने यही प्लाज्मोडियम को डिस्ट्रॉय करता है इन द लीवर। इट इज़ टू टॉक्सिक एंड इट्स लॉन्ग टर्म यूज इज़ नॉट एडवाइजेबल। ये सीधे लीवर में जाएंगे प्लाज्मोडियम जितने भी हैं, तो और इसको हम लीवर में ही क्रश कर देते हैं इसको, और फिर खून में घूमता तो है, ये खून में मिल जाता है बंदे को, तो लीवर में इसको, लेकिन ये दवाई बड़ी जहरीली है,
तो प्रीमाक्वीन ज़्यादा खाने से बंदे को नुकसान हो सकता है, डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खाना चाहिए। दूसरा बच्चों क्लोरोक्वीन। देखो क्लोरोक्वीन अभी जो है कोविड-19 जो वायरस चल रहा है उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूरोपियन कंट्री को, अमेरिका को ये दवाई दी है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन की वजह से हम बहुत बड़ी हद तक इसको कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस जो है, इस पर कंट्रोल कर पाए। इस पर जितनी दवाई चली क्लोरोक्वीन ही चल रहा है, क्लोरोक्वीन से ही हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं यही है सबसे ज़्यादा। मच्छर मलेरिया की दवाई दी जा रही है क्लोरोक्वीन। उसके बाद प्रोक्विनिल है एंड पैरामिथामिन है। दिस किल्स द पैरासाइट इन द ब्लड। ये ब्लड, क्लोरोक्वीन ब्लड में किल करती है और पैरामिथामिन जो है इसके प्लाज्मोडियम को लीवर में किल करती है। तो ये था बच्चों एंटी मलेरिया ड्रग्स। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिर। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट करिए, शॉर्ट स्क्रीन भी दीजिए। तो आपने देख लिया कि मलेरिया को कैसे हमने ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए पहला नंबर, अगर मच्छर ही नहीं हो तो मसला ही हल हो गया। मच्छर से बचने के लिए आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन। हम शुरू करते हैं एंटासिड्स। पहले आपने ट्रैंकुलाइजर्स पढ़े, उसके बाद एंटी मलेरिया ड्रग्स पढ़ी। अब पढ़ने एंटासिड्स, कौन से केमिकल्स हैं जो हमें एंटासिड्स के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एंटासिड्स का मतलब क्या हो। ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एंटा माने एंटी और सिड्स आ गया एसिड से। यानी कि हमारे शरीर में जब हम रोटी खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमारे स्टोमक में एसिड रिलीज़ होता है जो मेटाबॉलिज्म में काम आता है। और ज़्यादा एसिड अगर रिलीज़ हो जाए तो हमारे पेट में अल्सर बन जाते हैं उससे। और इस अल्सर को कम करने के लिए इस जो गैस बनती है उसके बाद गैस बनना शुरू हो जाती है, और इस गैस के बनने से हमें सिर दर्द शुरू हो जाती है, यहाँ के चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, कभी पीठ वाली साइड भी दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सारी जो दर्दें हैं वो एक्स्ट्रा गैस के कारण हो रही हैं। तो ऐसी दवाइयाँ कि जो ज़्यादा एसिड रिलीज़ ना करे स्टोमक की वाल्स, और ज़्यादा एसिड रिलीज़ होगा तो स्टोमक की वाल भी कमज़ोर पड़ जाएगी और वहाँ बड़े बड़े दाने फोड़े बन जाएंगे जिसको इंग्लिश में अल्सर्स बोलते हैं। और कई बार फिर अल्सर्स का ऑपरेशन भी करना पड़ता है, सर्जरी के ज़रिए उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो फिर हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, दर्दें होती है। उसके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उन दवाइयों को बोलते हैं एंटा एसिड, यानी कि एसिड के एंटी, कि ज़्यादा एसिड, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एसिड नहीं होना चाहिए। तो आज का बच्चों जो हम टॉपिक, इस पर नेक्स्ट टॉपिक में जो हम चल रहे हैं वो एंटासिड्स हैं। कौन सी दवाइयाँ हैं जो एसिड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटासिड्स, इंटेस्टाइन इज एसिडिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl ड्यूरिंग डाइजेशन। यानी कि हम जब खाना खा रहे हैं तो HCl एसिड जो है 2 to 3 kg की क्वांटिटी में रिलीज़ होता है शरीर में पर डे, और जो मेटाबॉलिज्म का काम करता है। और इतना एसिड, जब ज़्यादा ही एसिड रिलीज़ हो जाए स्टोमक की वाल से तो वो एसिड हार्मफुल हो सकता है। और उस एसिड के लिए जो दवाई दी जाती है उसकी एंटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटा एसिड्स। तो फिर क्या आता है, एक्सेस एसिडिटी इन द इंटेस्टाइन क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइनल अल्सर। तो इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम जो होना शुरू होती है उसको बोलते हैं अल्सर, माने फोड़े। इंटेस्टाइन माने अंतड़ियाँ, वही स्टोमक की एलिमेंट्री कनाल जब चलती जा रही है इंटेस्टाइन आ जाता है। फिर उसके बाद इंटरनल अल्सर, फिर गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स, गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टोमक में, गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स एंड इसोफेगिटिस, ये बीमारियां जो है हमारे अंदर हो जाती हैं। द कंपाउंड्स विच रिड्यूस आर न्यूट्रलाइज एसिडिटी एंड रेज द pH टू अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमक आर कॉल्ड एंटासिड्स। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे केमिकल्स जो स्टोमक में ये एसिड की लेवल को कम करें, और एसिड का लेवल जो बढ़ जाता है, और बढ़ने से क्या होती है, pH लेवल जो होती है 1, 2, 3, 4 के रेंज में जब नीचे चला जाती है तो हमें तो pH 7 चाहिए, क्योंकि 7 pH 7 जो होती है उसी पर रिएक्शन जो होती है नॉर्मल होती है बॉडी में। 7 से ज़्यादा होंगी तब भी प्रॉब्लम है, 7 से कम भी होंगी तब भी। ज़्यादा एसिड हो तो 7 से नीचे की तरफ चलता है ग्राफ, 7, 6, 5, 4, 3, 2। और हम फिर क्या करते हैं कि एसिड का लेवल घटाना है तो pH ऊपर चलेगी, जैसे 3 होगी 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और 7 पर आएगी तो नॉर्मल रिएक्शंस हो जाएगी। फिर हमें खट्टे डकार नहीं आएंगे, गैस नहीं बनेगी, दर्दें नहीं होगी। तो वो हैं
एंटासिड्स। उनमें एंटासिड्स में कॉमनली यूज होने वाली कौन कौन सी है? बेकिंग सोडा कंटेनिंग, बेकिंग सोडा जो है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालिए तो भी हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट और साथ में मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट। ये चीज़ें हैं, ये दवाइयाँ अगर ये केमिकल्स हम लें तब भी हमारी गैस एसिडिटी यानी कि गैस जो बन रही है उस पर कंट्रोल हो सकता है। और कैल्शियम कार्बोनेट लो तब भी हो सकता है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट और एल्युमिनियम अमीनो एसीटेट लें तब भी हमारी गैस जो ज़्यादा, ये एसिड जो ज़्यादा रिलीज़ हो गया और जिसके कारण गैस बन रही है, जिसके कारण हमें दर्द हो रही है, वो कंट्रोल हो सकता है। अबव कंपाउंड जो जितनी ये लिस्ट लिखी है, अबव कंपाउंड्स आर बेसिक एंड हियर बाय न्यूट्रलाइज, क्योंकि बेसिक हो गए इनकी, क्योंकि एसिड की वैल्यू 3-4 पर आ गई है पीएच, तो बेस होगी 8, 9, 10, 13 वाले, तो ये खींचेंगे इसको नीचे से। बेस डालिए तो एसिड कम होता जाएगा अपने आप। तो नेचुरली बात है कि एसिड की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए बेस डाला जाता है, सो दे आर बेसिक इन नेचर। और HCl की जो रेशो है, कंसनट्रेशन है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जैसे 5 मिनट के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे स्टोमक में बना, सॉरी HCl ज़्यादा बना, 2 मोल इसके बने, हमने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया ऊपर से दवाई के तौर पर, तो आगे क्या होगा? एक तो वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगी और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, और इससे वाटर बनने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू होगी स्टोमक में। एंटासिड कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। एंटासिड्स को हम टेबलेट्स के तौर पर भी लेते हैं, लिक्विड्स के तौर पर भी लेते हैं और सोल्यूशन के तौर पर भी लेते हैं। एंटासिड कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, बट सोल्यूशन इज मोर इफेक्टिव। एंटासिड सोल्यूशन की फॉर्म में लोगे तो जल्दी हमें एसिडिटी पर कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि हमें दर्द जहाँ जहाँ हो रही होगी वो ठीक हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक फेमस दवाई है रिंटिडीन, रिंटिडीन का फार्मूला है, इनके साथ 2 मिथाइल है यहाँ पर, फिर ये 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन वाली हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, सल्फर है। और ये अगर ये फार्मूला बनाना आता तो बनाइए, नहीं तो नाम याद रखिए आप इसका। फिर उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास, ये दूसरा सिमिटिडीन का फार्मूला है, टैगामेट भी बोलते हैं। तो फार्मूला कोई टफ तो है नहीं बच्चों, आप बना लीजिए, नहीं तो नाम तो याद रखिए। लेकिन अगर आपको किसी नीट के लिए तैयार करना, पेपर को जेईई मेंस के लिए तैयार करना, तो फिर स्ट्रक्चर भी याद रखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ आपने एग्ज़ाम के बोर्ड के एंगल से चलना, फिर नाम याद रखिए, रिंटिडीन, एक रिंटिडीन एंड सिमिटिडीन, जिसको टैगामेट भी बोलते हैं। ये फेमस टेबलेट्स होती हैं गैस की, जो एंटासिड्स के तौर पर, तो याद रखिए। रिंटिडीन्स एंड सिमिटिडीन्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के तौर पर भी ये यूज़ होती है। अल्सर बने फोड़े जो होते निकलते हैं इंटरनल साइड ऑफ द बॉडी। अब आती है एक और होती है पेंटाप्राजोल एंड ओमिप्राजोल। ये ओमिप्राजोल एंड पेंटाप्राजोल आर द न्यू ड्रग्स यूज टू इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन। जो स्टोमक में, गैस्ट्रिक में, स्टोमक में जो ज़्यादा सिक्रीशंस निकल रहा है, तो उनके लिए 2 दवाइयाँ हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप याद रखिए, लेटेस्ट आई है। तो बच्चों ये था अभी तक हमने एंटासिड्स को पढ़े। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लें बच्चों और ध्यान से इसको नोट करिए, फिर हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थोड़ी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, तो ओके जल्दी करिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं एंटीहिस्टामाइन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एंटीहिस्टामाइंस। तो एंटीहिस्टामाइंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हिस्टामाइंस क्या होते हैं। अमाइंस NH2 फंक्शनल ग्रुप जिसमें होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, इस किस्म की सिक्रीशंस बॉडी से निकलना, उसको हिस्टामाइंस बोलते हैं। तो बॉडी के कुछ सेल होते हैं जिससे हिस्टामाइंस रिलीज होता है। आप बोलोगे सर वो कब रिलीज होता है? अरे यार कोई आपको गुस्से से बात भी करेगा ना, बदतमीजी से, तब भी हिस्टामाइन रिलीज होता है। उन सेल को बोलते हैं मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी से बात करता है तब भी हिस्टामाइन रिलीज होता है बॉडी से। किसी भी सेल से रिलीज हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपका मुंह लाल हो जाएगा, दाने निकल आएंगे मुंह पर, सर पर, बॉडी पर, हिस्टामाइंस के कारण। एक तो इरिटेशन, जिसको सो कॉल्ड इरिटेशन, जब भी सेल को इरिटेशन किया आपने तो आप बोले सर जी कुछ हुआ है नहीं, मुंह लाल हो गया, दाने निकल गए, क्यों निकले दाने? यहाँ तक कि नक्सीद चलना शुरू हो जाती है, किसलिए? उसने डांटा। और हिस्टामाइन एलर्जी किसके कारण हो रही है? हिस्टामाइन के केमिकल सिक्रीशंस फ्रॉम द बॉडी, और ऐसा सिक्रीशन जो आपकी बॉडी को पसंद नहीं है। और पसंद नहीं क्योंकि आपने बात ऐसी करी, किसी को बात पसंद नहीं है आपकी, तो आपकी बात आपको किसी की अच्छी नहीं लगी, उससे भी हिस्टामाइन रिलीज हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ टच कर जाती है जो आपकी बॉडी को पसंद नहीं है, दैट इज़ आल्सो एलर्जी।
एलर्जी का मतलब है कि अनवांटेड थिंग विच योर बॉडी डोंट लाइक, जो आपकी बॉडी पसंद नहीं कर रही है यार, बात पसंद नहीं कर रही है, तब मुंह लाल हो जाता है, आपने देखा होगा। और या तो ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा टच करके आपकी बॉडी को, वो भी आपकी बॉडी पसंद नहीं कर रही, हिस्टामाइन उससे तब भी रिलीज होगा। तो हिस्टामाइन से क्या होगा, इचिंग होगी, खारिश लगेगी, दाने निकल आएंगे चेहरे पे, शरीर पे, बॉडी लाल हो जाएगी। ये सब हिस्टामाइन्स के कारण हो रहा है। अरे हिस्टामाइन्स तब रिलीज होता है जब पोलन ग्रेन्स होते हैं हवा में, जहाँ पर जैसे ही फूलों का जड़ना, फूलों से पोलन ग्रेन निकलता है। पॉलिनेशन मेडिकल वालों को बच्चों को होता है कि फ्लावर्स जो होते हैं, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर फॉर पॉलिनेशंस, उसको पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं तो शरीर को भी कहीं टच कर जाते हैं बॉडी को। तो किसी किसी की बॉडी बहुत एलर्जिक होती है कि तब भी हिस्टामाइन निकल आएगा। और जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होता तो मैंने कह दिया हिस्टामाइन के रिलीज होने से हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन होगी, नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और यही पोलन ग्रेन जब हम सांस के जरिए अंदर लेंगे तो अंदर एलर्जी करेंगे, शरीर में फेफड़ों तक चली जाएगी प्रॉब्लम। बॉडी की बाहर भी हो सकती है प्रॉब्लम और बॉडी के अंदर भी हो सकती है। कोई चींटी खा जाएगा पानी में, कोई चींटी पसंद नहीं करता है। अब आप बोलो सर डिस्कवरी में तो चींटियाँ भी खा जाते हैं, वो तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अरे जो खा जाते हैं तो उनको नहीं ना होता है, जो नई चीज़ पसंद करते हैं उनको तो एलर्जी होनी ही होनी है। तो हिस्टामाइन्स, इसका मतलब कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं या कोई चीज़ हमें टच कर रही है जो मास्ट सेल, जो बॉडी के खास किस्म के सेल है मास्ट सेल, वहाँ से उनको ट्रिगर कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, ट्रिगर करना छेड़खानी कर रहे हैं उनके साथ, और उनसे सिक्रेशन निकल रहा है। और वो सिक्रेशन जब बॉडी में आ जाता है ना बच्चों, तो हमें उस बीमारी को हम बोलते हैं एलर्जी हो गई, खारिश, इरिटेशंस, और साथ में मुंह का लाल हो जाना, दाने निकल जाना, बॉडी का लाल हो जाना। और उसके लिए फिर क्या करना है, कौन सी दवाई देनी है, उस दवाई का नाम है, उस केमिकल का नाम है एंटी, यानी कि हिस्टामाइन्स के एंटी। यहाँ के हिस्टामिन को बोलना बाबा बस चुप करके बैठ जा तुम, अब मत निकल, मास्ट सेल को बोलना अब नहीं निकलो, उनसे हिस्टामाइन को रिलीज मत करो। और जो रिलीज हो गई तो उसको, उसके असर को न्यूट्रलाइज करना है। ऐसी दवाइयों को, ऐसी केमिकल को बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन्स। लंबी चौड़ी स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी, अब जो लिखना है वो देखिए। एंटी हिस्टामाइन्स एंटीजेंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड फूड क्रिएट एलर्जिक रिएक्शन टू आवर बॉडी। अब एंटीजेंस क्या हो गया, मैंने वही कहा ना, पोलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट भी हो गया जी, सारा कुछ एनवायरनमेंट से आएगा, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, ये सब एंटीजेंस हैं। वो बॉडी के लिए एलर्जी क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ रिएक्शन शुरू हो रही है। इन दिस सिचुएशन हिस्टामाइन्स, मैंने पहले बोल दिया कि बॉडी का एक हिस्टामाइन एक केमिकल है। हिस्टामाइन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन सेल्स इन आवर बॉडी, और सर्टेन सेल का नाम है मास्ट सेल इन आवर बॉडी। एंटी हिस्टामिन्स आर द ड्रग्स, और वो दवाइयाँ जो उन सेल, वो जो हिस्टामिन्स को चेक कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सिक्रीशंस को रोकें, और जो निकल गया उस सिक्रीशन रिलीज कर दिया बॉडी ने, उसको न्यूट्रलाइज करें, विच डिमिनिश मैंने ख़त्म करें और अबॉलिश करें उनको। द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन्स a chemical released by mast cell during an allergic reaction। अब ये है क्या रिएक्शन केमिकल, तुम यहाँ इसमें साफ लिखा है कि ये केमिकल जो है मास्ट सेल से आ रहा है, और इसी केमिकल नाम है हिस्टामाइन्स। यानी कि हिस्टामाइन यहाँ तक आ गया हिस्टामाइन्स, और पीछे इसका एंटी लगा दिया तो एंटी हिस्टामाइन्स। अब कौन सी दवाइयाँ हैं जो एलर्जी को रोकती है बच्चों? घर में फर्स्ट एड जब भी होती है तो एवल भी रखनी चाहिए। एवल की टेबलेट बड़ी फेमस होती है, छोटी सी टेबलेट होती है, चने के दाने से भी छोटी होती है ये, उसको एवल बोलते हैं, बड़ी फेमस है एवल की टेबलेट। एवल मैंने यहाँ लिखा ना एवल की टेबलेट बड़ी फेमस होती है। ये तो आम आप ले सकते हो, कभी भी एलर्जी हो तो ये ले सकते हो आप। तो पहली दवाई आ जाती है डाइफेनाइल ड्रामीन, इसको बिनाड्रिल बोलते हैं। ये सिर्फ होती है, पीने वाली दवाई होती है, खांसी वाले को देते हैं, कहते हैं एलर्जी खांसी है बिनाड्रिल ले लो, तो खांसी एलर्जी का होता है, एलर्जी कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। उसका दूसरी आती है क्लोरोफिनारामीन मिलेट, इसको जीट बोलते हैं, ये भी दूसरी एलर्जी की दवाई है। तीसरी है डाइफेनाइल ड्रामीन, ये इनके स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ये मशहूर दवाइयाँ हैं इसकी। और उसके बाद एवल ये टेबलेट होती है, इसको फिनारामीन मेलेट बोलते हैं। एवल एंड कफ सिर्फ है, ये पीने वाली दवाई है ये। दूसरी आती है ट्रिप्रोलिडीन, एसिडिल भी बोलते हैं इसका शॉर्टकट नाम, ये भी है एलर्जी की दवाई है। फिर फिनोथायाजीन और प्रोमीथायाजीन भी बोलते हैं इसको, और इसका फेमस नाम है
फिनर्जन, फिनर्जन। फिर आती है डाइमिथिनिडीन, ये फॉरेस्टिल भी बोलते हैं इसको, FORIST, फॉरेस्टिल भी है। उसके बाद एक और दवाई आती है एंटाजोलिन, इसको एंटीस्टीन भी बोलते हैं। फिर आती है क्लोरोथियोफिलिनेट साल्ट, इसको एवोमीन भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये हैं ड्रग्स के नाम। 8 दवाइयाँ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये 8 दवाइयों के नाम याद रखिए, और यही दवाइयाँ 8 में से कोई ना कोई पेपर में पूछ ही देते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। अब आप बोले सर ये हे फीवर क्या होगी? हे फीवर क्या होता है? आँखों से पानी चलना, थकावट महसूस करना, नाक से नकसीर का बहना, और साथ में बड़ी कंजेशन जैसी फील करना बच्चों, ड्रॉजीनेस फील करना, इसको हे फीवर बोलते हैं। माइल्ड अस्थमा, दमे की तरह छोटे किस्म की, ये भी लगता है, ऐसे लगता है दमा हो गया। उसके बाद इंसेक्ट बाइट्स, कोल्ड एक्स्ट्रा, उन पर ये दवाइयाँ लगती हैं। इंसेक्ट ने कोई बाइट कर दिया तब भी आप इनमें से दे दीजिएगा, क्योंकि होगा तो एलर्जी होनी ना, और कोल्ड और सर्दी भी लगती है हे फीवर में एक्स्ट्रा, तब आप ये दवाई देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अब आप शॉर्ट स्क्रीन भी लें इसका, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और नोट भी करिए, और साथ में शुरू करते हैं एनाल्जेसिक्स। तो हमने एंटीपायरेटिक्स पढ़ दिया, और मैंने बोला एंटीपायरेटिक्स वो होती हैं जो फीवर को डाउन करती हैं। अब आती है बारी एनाल्जेसिक्स, इनको हम बोलते हैं पेन किलर्स। अगर आपको बहुत ही दर्द हो रही है तो दवाई तो खानी पड़ेगी, और ये पेन को ही कम करेंगी, बीमारी को ठीक करने वाली नहीं है। एंटीबायोटिक फीवर को कम करेंगी। अब दर्द कम हो जाएगी तो बंदा दवाई लेगा, बर्दाश्त कर पाएगा सारा कुछ। एनाल्जेसिक्स में मैंने पहले ही आपको बताया कि एस्प्रिन जो आपने पढ़ी पहले, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे थे। तो एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक का काम करती है, और एंटीबायोटिक्स का भी काम करती है। तो अब इस वक्त हम एस्प्रिन के अलावा और कौन कौन सी एनाल्जेसिक्स हैं। तो एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो पेन को कम करें। अरे पूरा पेन मुक्त नहीं कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। हो सकता है ख़त्म भी कर लें, लेकिन काम तो डेफिनेटली करेंगे। तो एनाल्जेसिक मेडिसिन विच रिलीव आर डिक्रीज, या तो रिलीव मैंने हमेशा के लिए ठीक कर दें, या डिक्रीज करें पेन, आर टर्म्ड एज एनाल्जेसिक्स। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। बच्चों, दर्द दूर करने वाली भी 2 दवाइयाँ होती हैं, या दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या थोड़ी बहुत। तो इसमें भी 2 तरह की, एक नारकोटिक्स है, एक नॉन नारकोटिक्स है। अब नारकोटिक्स का जब भी नाम आए तो नशे वाली दवाइयाँ, अब सर है तो ड्रग ही ना, ड्रग का मतलब कोई उल्टा मत लीजिएगा। ड्रग मेडिसिन को ही बोलते हैं, मेडिसिन ड्रग एक ही बात है। फ़र्क क्या है कि जो नारकोटिक्स हैं, नारकोटिक नॉन नारकोटिक्स 2 हिस्सों में बांटा हमने। नारकोटिक फीम होता है ना, फीम गांजा, चर्स, या फीम जो है, और फीम के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, और फीम के डेरिवेटिव्स जो होते हैं, फीम से बनाई गई दवाई, हीरोइन है उसमें, मारिजुआना वगैरह है। ये जो फीम से बनाई गई दवाइयाँ जो है, ये क्यों खाते हैं? इनसे दर्द तो ठीक हो ही जाती है, लेकिन इनकी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि ये दवाइयाँ लेने से, नारकोटिक्स लेने से एडिक्शन हो जाता है, आदी हो जाता है बंदा। फिर शिवरिंग होती है जब नहीं मिलती हैं तो लोग एक बार इसके आदी हो गए तो समझो फिर मौत भी पक्का है। इसलिए नारकोटिक्स ड्रग्स ऐसे नहीं देते हैं, वो बैन होती है। जब देते हैं डॉक्टरों ने रिकॉर्ड रखा होता है केमिस्ट के पास भी, किसने कितनी दवाई ली और कहाँ से ली। जैसे कल ड्रग एडिक्शन डे था, यही ड्रग थी, नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में, एडिक्शन के जो ड्रग, बहुत सारे बच्चे आजकल ड्रग एडिक्शन होकर मर रहे हैं। तो ड्रग का एडिक्शन नहीं होना। लेकिन आप बोलो फिर सर बनाई क्यों? बनाने वालों ने इसलिए बनाई, किसी की टांग कट गई भाई, किसी को ऑपरेशन हुआ है, या किसी को लेबर पेन हो रही है बड़ी सख्त, तो उस पर नारकोटिक्स दवाई दे देते हैं हम। चाइल्ड बर्थ के वक्त में देते हैं, ऑपरेशन के वक्त में बड़ा सख्त दर्द जब हो रही है तब देनी पड़ती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग देते हैं, ना कि इसका एडिक्शन होना चाहिए। ये ऐसे ये बैन होती हैं। तो नारकोटिक ड्रग्स जिनको एडिटिव बोलते हैं, एडिटिव एडिक्टिव एडिक्शन आदि हो जाना उसका। दीज आर मेनली ओफीम एंड इट्स प्रोडक्ट्स सच एज मॉर्फिन, अफीम से बनता है मॉर्फिन, कोडीन, मारिजुआना एंड हीरोइन। ये हैं वो ड्रग्स जो नशे वाली दवाइयाँ हैं, इनसे दर्द ठीक हो जाती है, रिलीफ ही मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है। लेकिन ये खाने से हैबिचुअल हो जाता है बंदा, और हैबिचुअल होने से बंदा फिर शिवरिंग होती है, नक्सीर चलती है, फिर मर भी जाता है। इसलिए ये ज़्यादा नहीं खाने, टाइम दिन के लिए हम ले सकते हैं। दीज प्रोड्यूस एनर्जीसिया एंड स्लीप, इससे नींद आती है इन दवाइयों से, और दर्द तो कम होती है लेकिन बेहोशी जैसी होती है, नींद आती है। इन हाई डोजेस काज अनकॉन्शियसनेस, ज़्यादा ही करो तो पता ही नहीं बंदे को, सेंस ऑर्गन काम नहीं करेंगे। दे आर वेरी पोटेंट, बड़ी खतरनाक होती हैं, पोटेंट, बड़ी पावरफुल होती हैं ड्रग्स। एंड देयर क्रॉनिक यूज लीड्स टू एडिक्शन। क्रॉनिक का मतलब है इनको ज़्यादा यूज़ करिए
तो मरते दम तक खानी पड़ेंगी आपको, हैबिट हो जाएगी इसकी आपकी, और इसके बगैर आप रह नहीं सकोगे। तो बच्चों इसमें देखिए मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है, ये कोडीन का स्ट्रक्चर है, ये सब अफीम के डेरिवेटिव होते हैं। ये अफीम एक प्लांट होता है, वो प्लांट जो होता है उसका फ्रूट पपीते की तरह होता है, पपीते की तरह उसका जो फ्रूट होता है उससे दूध जैसा निकाला जाता है, और उस दूध में फिर उसकी एसिटिक एसिड डालते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं, उसका बनती है आगे ड्रग्स, मॉर्फिन, कोडीन्स, ये डेरिवेटिव्स हैं। लेकिन ये मैंने कहा पहले ही कि ये तब दी जाती है बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में, किसी को पेन हो रही है या लेबर पेन के वक्त देते हैं। नॉर्मली ये नहीं देनी चाहिए, ना ही ये लेनी चाहिए, लेकिन मजबूरी हो, और इस तरह गवर्नमेंट ने बैन है। और इसको बेचने वाले पर, ये यूज़ करने वाले पर अनऑथोराइजली रखना या तो डॉक्टर की सलाह के बगैर ये घर में रखना, इससे सख्त से सख्त सज़ा होती है इसके लिए। तो ये है तो ड्रग्स ही, लेकिन तभी यूज़ करनी बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब आती है दीज एनालिसिस आर मेनली यूज्ड फॉर द रिलीफ इन पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स। ऑपरेशन हो गया, किसी का कट वट हो गई, उसके बाद बड़ी दर्द हो रही है, उस वक्त दे देते हैं 2-4 दिन के लिए। कार्डिक पेन, हार्ट की बड़ी सख्त पेन हो रही तब देते हैं। एंड पेन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, और बच्चा जब पैदा हो रहा है उस वक्त, या तो किसी को टर्मिनल कैंसर, जब लास्ट स्टेज में कैंसर की बीमारी से कोई बंदा जूझ रहा है, बहुत सख्त तकलीफ है उसको, तो तब ये देते। पता है अब जाना ही है तो लास्ट ऑप्शन रखते हैं इसको, लेकिन ऐसे भी इसको देते हैं, नॉर्मली बैन होती है। अब आती है नॉन नार्कोटिक्स। अब ये हम पढ़ रहे हैं पेन ही कम कर रहे हैं, फिर से पेन तो कम हो जाती है, लेकिन नशे वाली है ऐसी। अब नॉन नार्कोटिक्स ऐसे जिसका बंदा एडिक्शन नहीं होता है, इसका लेना तो उनको भी स्केल का, लेकिन इससे बंदा एडिक्शन नहीं होती, आदी नहीं होता है इसका। नॉन एडिक्टिव ड्रग्स, दीज आर द ड्रग्स विच आर नॉट पोटेंट, आर कौन कौन सी है इसमें, जो बड़ी पावरफुल नहीं है, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। उसमें एस्प्रिन है, एनाल्जीन है, नावलजीन है, ब्यूटाजोलिडीन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, एंड आइब्रोफिन, जिसकी आइब्रोफिन भी बोलते हैं इसको, एस्टा। दे आर क्वाइट इफेक्टिव एंड गिव इमीडिएटली फ्रॉम पेन एंड फीवर। एकदम फीवर भी कम हो जाएगा इससे, और पेन भी कम हो जाएगी। ये जो हमारी नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स होती हैं, और इनके मैंने डिफरेंट नाम आपको बता दिए। दीज ड्रग्स आल्सो हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी, यानी मैंने पहले कहा, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि एस्प्रिन से फीवर तो कम होता ही होता है, लेकिन साथ में दर्द भी ठीक होती है। तो इसलिए इनकी दोनों प्रॉपर्टी, एंटी बुखार भी कम करती है, जो एनाल्जेसिक होती है बुखार भी कम करती हैं। तो पेपर में आ जाता है कि अगर बच्चों के एनाल्जेसिक, एस्प्रिन, एनाल्जीन भी आप आम लेते हैं, नावलजीन आम देते हैं, डॉक्टर को बोलिए आप, एक जनरल भाषा में बोलिए यार हमें कोई एनाल्जेसिक दे दो, तो इसका मतलब पेन किलर देगा आपको, कोई स्ट्रांग है कोई कैसे। लेकिन पेन किलर भी ऐसे नहीं लेना चाहिए बार बार, क्योंकि लीवर को डैमेज करते हैं ये। तो अब हमारे पास देखिए ये एनाल्जीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये डिक्लोफेनिक सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये आइब्रोफिन का स्ट्रक्चर है, इसको पैरा आइसोब्यूटाइल फिनाइल 2 प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं। फिर ये फिनाइल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर है, ये सब एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसिन आ रही है, वो है एस्प्रिन, नावलजीन, फिनास्टीन एंड कैम्बिफ्लेम act both as antipyretics as well as analgesics. They are quite effective and give immediate relief from pain and fever. तो बच्चों आपने देख लिया कि एनाल्जेसिक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ आई, मैंने उनके नाम लिखे, उनके स्ट्रक्चर लिखे। तो अब आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और साथ में इनको नोट भी करिए, और फिर देखिए आज हमने कितना कुछ पढ़ा है इसमें, तो साथ में तैयारी करिए बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों, बाय बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट।